दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PFM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर एपिसोड में कहीं कोई गलती होती है तो आप कमेंट करें, हम उसको फिर से अपलोड करेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर करें, आप वहां पर हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एपिसोड 9 अनवांटेड प्रेगनेंसी। होटल रूम। कुणाल उसके करीब आकर उसके जबड़े को पकड़ लेता है और अपनी गहरी आवाज में कहता है, किसी को मत बताना हमारे सीक्रेट एक रात के बारे में। जितने चाहे पैसे लगेंगे तुम्हें, वो सब पैसे ले लो या पूरा क्रेडिट कार्ड रख लो, पर किसी को नहीं पता चलना चाहिए। और मैंने प्रोटेक्शन यूज नहीं किया था। तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो। अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहता हूं मैं, मुझे बच्चा बच्चा कुछ भी नहीं चाहिए। ये बोलकर गाल को थपथपाता है और फिर उसे गले लगाकर वहां से निकल जाता है। और उसे जाता देखकर जेनिफर बस रो रही थी कि आज उसके साथ यह क्या हो गया है। इस आदमी ने उसके साथ कितना ज्यादा गलत कर दिया है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ भी ऐसा कभी हो सकता है, पर इस आदमी ने उसके साथ कर दिया था। ये सोच करो, अपने पेट में हाथ रखो, उसके बैठ जाती है। उसे अपने पूरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है और अब तो जलन भी हो रहा है बहुत ज्यादा पूरे बॉडी में। उसके दांतों के काटने से और नोचने की वजह से पूरी तरीके से अपने हवस को मिटाया है। कुछ देर बाद वो उठकर वॉशरूम चली जाती है। उसे चलने में भी प्रॉब्लम हो रहा था, पर वह क्या ही कर सकती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह ये सब बातें किसी को बताया ना बताएं। दूसरी तरफ नंदिता अपने हाथ में चाकू लेकर खड़ी थी और उसके सामने एक आदमी का लाश है। वह मुस्कुराकर उसे लाश को देखती है और फिर उसे चाकू को उसके ही कपड़ों पर साफ करके मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाती है। और फिर ड्राइवर उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है और वो गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। उसके कपड़ों में भी खून लगा हुआ था। घर पहुंचकर वह बच्चों से छिपछिपाते हुए कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर वह अपने कपड़ों को उतारते हुए वॉशरूम चली जाती है और फिर शावर ऑन करके नहाने लगती है। शावर का ठंडा पानी उसके बॉडी में गिर रहा था और उसे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। वो सुकून से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी एक और गाड़ी आकर रुकता है, जिसमें से रेहान बाहर उतरता है और उसके हाथ में जो पेपर थे वो उन्हें देखते और मुस्कुराते हुए कहती है, चलो आज तो मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा। तुम नहीं कोर्ट जा सकती, पर मैं कोर्ट को तो घर में ला सकता हूँ। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए अंदर चला जाता है और उसे देखकर नंदिता के पापा गुस्से से उसका कॉलर पकड़ के कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, अरे 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 मेरे प्यारे ससुर जी, क्यों मुझे दूर कर रहे हो। मैं तुम्हारे पोते का पिता हूँ, मेरी जरूरत है, तुम्हारी बेटी को भी मेरी जरूरत है, मुझे उसके पास जाने तो दो, आज हमारी शादी है। ये सुनकर वो गुस्से से कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम मेरी बेटी से दूर रहो, मैं शादी नहीं करने देने वाला हूँ उसके साथ। तुम्हारे भाई के साथ शादी करवाकर अभी भी पछता रहा हूँ। ये सुनकर वो मुस्कुराकर उनके हाथ को चूम लेता है और कहता है, अरे मेरे प्यारे क्यूट ससुर जी, आप क्यों फिक्र कर रहे हो, मेरे भाई जैसा नहीं हूं मैं, बहुत अच्छा हूं, बहुत प्यार करूंगा तुम्हारी बेटी को। और बच्चों, अटैक करो इन पर, मैं जल्दी से आपकी मम्मी से शादी करके आता हूं। दूसरी तरफ आशा, जो कि अभी भी उसके साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी, आशा उसके सीने पर अपनी उंगली फेरते हुए कहती है, मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं बता नहीं सकते, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मुझे उसे बुढ़े के साथ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुमसे शादी करना है, मुझे उसे रास्ते से हटाना है, पर उससे पहले मेरी प्यारी बहू को हटाना है और मेरे बेटे को भी। सर प्रॉपर्टी आप बेटों को भी हटा दूंगी और तुमसे शादी कर लूंगी, मुझे तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता है। ये बोलकर वो उसे आदमी के ऊपर आ जाती है और उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर धीरे धीरे अपनी उंगली को नीचे लाते हुए मुस्कुराती है। इधर वह भी उसके कमर को पकड़ लेते हैं और कहती है, तुम्हारे लिए अभी भी मैंने शादी नहीं किया है, तुम्हारे लिए अभी भी मैं सिंगल हूँ और तुम तो बस मुझसे कभी कभार ही मिलने आती हो, हर रात तो नहीं आ पाती ना, पर मुझे तुम हर रात चाहिए। ये सुनकर वो हंसते हुए कहती है, मुझे भी तो तुम हर रात चाहिए, मैं भी कैसे तुम्हारे बिना रह सकती हूँ। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है, तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा ना, जब तुम्हारे पास मौका होगा तुम आ जाना, और जब मेरे पास मौका होगा मैं आ जाऊंगा। उसकी बातें सुनकर आशा मन में शैतानी मुस्कुराते हुए कहती है, उनके बाद तुम ही तो हो मेरा दूसरा शिकार। ये सोचकर वो मुस्कुराकर उसके होठों पर अपनी उंगली फेरने लगती है मदहोशी से, और यह महसूस करके वह आदमी कसकर अपने आंखों को, मुझे तुमसे बिल्कुल मतलब नहीं है, कौन है इस बुद्धि के साथ रहना चाहती है, मुझे तो मेरी गर्लफ्रेंड हिना से शादी करना है, मुझे भी बस तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ चाहिए। मैं क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारे जहां से मैं आ जाऊंगा, बड़ी चालाक औरत हो, मुझे अच्छे से पता है, मैं तुम्हारे साथ अपने फायदे के लिए और तुम मेरे साथ अपने फायदे के लिए हो, पर मुझे तुम्हें मजा नहीं आता, तुम में वो बात नहीं है जो हिना में है। वो दोनों ही अपने अपने सोच में घूम थे, वो दोनों ही एक दूसरे का शिकार थे, पर दोनों को ही पता नहीं था इस बारे में। आशा का फोन बजता है और वो फोन में देखे तो नितिन का नंबर दिख रहा था। नितिन ने उसे कॉल किया है। तो क्या होने वाला है उसके बाद होगा, जब नितिन को अपनी बीवी की सच्चाई पता चलेगा। और क्या नंदिता से शादी कर लेगा रेहान? और क्यों नंदिता के पापा रेहान को पसंद नहीं करते? और क्या राज है रेहान का? नंदिता पता लग पाएगी? और क्या एक एक करके नंदिता अपना बदला ले पाएगी?
और आज नंदिता ने अपने कौन से दुश्मन को मारा है, जानने के लिए देखते रहिए। एपिसोड 10 वॉशरूम में शादी और रोमांस। सुबह का वक्त, नंदिता का कमरा। नंदिता वॉशरूम में नहा रही थी, तभी कमरे का दरवाजा खुल जाता है और विहान अंदर आता है हाथ में शादी के पेपर लेकर। और फिर दरवाजा अंदर से बंद करके आसपास देखता है, पर जिसे वो ढूंढ रहा है वो तो यहाँ पर है ही नहीं। वो गुस्से से अपने मन में बोलता है, ये लड़की कहाँ चली गई। तभी उसे वॉशरूम का दरवाजा खुला दिखता है। वो मुस्कुराता है और फिर वॉशरूम में घुस जाता है और अंदर से दरवाजे बंद कर देता है और आसपास देखता है। उसे कुछ कपड़े दिखते हैं और टॉवल। वो जल्दी से उन्हें लेकर बाहर फेंक देता है और फिर पेपर को साइड में संभाल कर रखकर अपने शर्ट को उतार कर साइड में फेंक देता है और फिर नंदिता के पास जाकर उसे पीछे से गले लगाकर उसके गर्दन पर अपना दांत कर देता है। और इससे नंदिता चौंक जाती है और जल्दी से डरते हुए पीछे देखी है तो ये रेहान था। वो गुस्से से कहती है, यह क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, ऐसा करना बंद करो। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है कर दूंगा, पर पहले बोलो तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर नंदिता गुस्से से कहती है, नहीं करने वाली हूं मैं तुमसे शादी। वो गुस्से से कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझसे शादी करो, मतलब शादी करो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे शादी करो वरना मैं तुम्हें वॉशरूम से निकलने ही नहीं देने वाला हूं। ये सुनकर नंदिता परेशानी से कहती है, ये तुम कैसी कैसी बात कर रहे हो, यह एकदम बकवास बात कर रहे हो तुम मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। ये सुनकर वह भी गुस्से से कहता है, और तुम जब मुझे गुस्सा दिला रहे हो उसका क्या, चलो शादी करो मुझसे। ये सुनकर नंदिता कहती है, यहां पर वॉशरूम में शादी करूं तुमसे। सुनकर रेहान उसके कमर को पकड़ के रोमांटिक तरीके से कहता है, देखो यह वॉशरूम है, तुमने भी कपड़े नहीं पहने हुए हैं और मैं भी नहीं, और यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकता, तो तुम मुझसे शादी कर लो, यहाँ पर ही वॉशरूम में शादी करो मुझसे, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। नंदिता परेशान हो जाती है और अपने कपड़ों को देखते हैं जो यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ से निकल भी नहीं सकती है, अब मजबूरन शायद उसे इस आदमी से शादी करना ही पड़ जाएगी। वो गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए, अब छोड़ो मुझे। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है मैंने पहले ही साइन कर लिया है, अब तुम भी साइन कर लो। नंदिता गुस्से से जल्दी जल्दी साइन कर देती है और वो चलते हुए कहता है, ये सच में काफी ज्यादा अनोखी शादी हो चुका है, वॉशरूम में शादी, शायद हमारे अलावा किसी का हुआ भी नहीं है, हम ही वो पहले कपल है जिनकी शादी वॉशरूम में हुआ है। ये सुनकर वो गुस्से से कहती है, तुम्हें जो चाहिए तो तुम्हें मिल चुका है ना, अब मुझे नहाने दो और मेरे कपड़े ला कर दो। ये सुनकर वो मुस्कुराकर उसके करीब आकर उसके मांग को सिंदूर से लाल कर देता है और अपनी जेब से मंगलसूत्र निकालकर उसे पहना है और कहता है, अब लग रही हो मेरी दुल्हन, मेरी बच्चों की मां, मेरी बीवी। ये बोलकर रेहान उसके होठों को चूम लेता है अपने होठों से। काफी देर तक उसके होठों को चूमने के बाद रेहान उसे कमर से पकड़ के अपने गोद में उठा लेता है और उसे दीवार के साथ सटकर शावर को तेज कर देता है और उसके कमर को सहलाते हुए उसके कान में अपनी गहरी गहरी आवाज में कहता है, आई वॉन्ट FHCKU। ये सुनकर नंदिता गुस्से से कहती है, यहाँ पर यह वॉशरूम है, जरा जगह को तो देख लो। ये सब बोलने से पहले क्या तुम पागल हो चुके हो, हम वॉशरूम में ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है, यहाँ पर ही ज्यादा मजा आएगा, एक बार ट्राई तो करके देखो। ये सुनकर नंदिता उसके कंधे पर हाथ रख देती है और उसे देखने लगती है। नंदिता को पता चल रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा बहक रही है, उसे बहकेना नहीं है, पर यह क्या हो रहा है उसके साथ, वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। तभी उसे महसूस होता है उन दोनों के बीच में उसका बड़ा सा पेट आया है। वो अपने बेबी बम को देखते हैं और अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, तुम जो चाहते हो यह ऐसा नहीं होने देना चाहता है। वो अपने जेब से एक पैकेट निकाल कर कहता है, कोई बात नहीं, मैं प्रोटेक्शन अपने साथ रखा है। उसकी बातें सुनकर वो गुस्से से कहती है, ये कैसी बात कर रहे हो तुम छोड़ो अभी मुझे बच्चों के पास जाने दो। वो हंसते हुए कहता है, ये तो नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें बच्चों के पास कैसे जाने दे सकता हूँ। ये बोलकर वो अपने बेल्ट को एक हाथ से उतर कर फेंक देता है और फिर अपने ताई को अपने गर्दन से खींचकर उसके हाथ को बंद देता है और उसके पैरों को अच्छे से अपने कमर से लपेट लेता है और उसके कान में अपनी सेडक्टिव वॉइस में कहता है, इट विल हर्ट अ लिटिल, आई एम कमिंग इनसाइड यू। उसकी बातें सुनकर नंदिता के पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वो उसके कंधे पर अपने हाथों की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर लेती है। वो बहुत स्ट्रांग है, वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो माफिया क्वीन है, पर इस आदमी के सामने न जाने वो कैसे बेकाबू हो जाती है। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्या नंदिता और रेहान के बीच में फिर से सब कुछ हो जाएगा? क्या वो दोनों अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे हैं, प्यार करने लगे हैं एक दूसरे से? क्या होगा जब आशा की सच्चाई सबको पता चलेगी? और कैसे आसानी नंदिता को मारने का प्लान किया था? और क्या आशा ने नंदिता और रेहान को भी दूर कर देगा? जानने के लिए देखते रहिए। एपिसोड 11 सॉफ्ट पैशनेट किस। नंदिता गहरी गहरी सांस लेते हुए रेहान को देख रही थी और रेहान भी उसे अपने नशीली आंखों से देख रहा था। अगले पल रेहान उसके कंधे पर हाथ रखता है और फिर धीरे धीरे उसके होठों के करीब आकर उसके होठों को अपने होठों में भरकर बहुत ही प्यार से चूम लेता है। उसके इस सुनहरे किस में इतना प्यार था कि एक पल के लिए नंदिता भी मदहोश होने लगती है।
नंदिता को भी काफी अच्छा लग रहा था उसका सॉफ्ट पैशनेट किस। नंदिता उसके शर्ट को पकड़ लेती है और अपनी आंखों को बंद करके उसके किस में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाती है। कुछ देर तक यही सिलसिला चलता रहता है और अचानक नंदिता को अपने लोअर पार्ट में दर्द महसूस होता है। वो कसकर रिहान के शर्ट को पकड़ लेती है और अपनी आंखों को ऊपर करके उसे देखने लगती है। रिहान उसे शांत रहने का इशारा करता है और अपनी गहरी आवाज में उसके कान में कहता है, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ये तो होना ही था। उसके बाद रिहान उसे प्यार करने लगता है और अंततः नंदिता पूरी तरीके से उसके प्यार में डूब जाती है। वे दोनों काफी घंटे तक एक दूसरे में ऐसे खोए रहते हैं जैसे कि उन्हें ये पता ही नहीं था कि वे कब से ऐसा कर रहे थे। दूसरी तरफ चारों बच्चे अभी भी अपने नाना जी को रोककर खड़े थे और अब उन्हें गुस्सा आ रहा था। वह चारों के चारों को एक साथ अपने गोद में उठा लेते हैं और गुस्से से कहते हैं, तुम चारों साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये बोलकर वह अपने चारों नाती को देखने लगते हैं। चारों अपनी मासूम छोटी टिमटिमाती हुई चमकती आंखों से अपने नाना जी को देख रहे थे। उनकी मासूम आंखों को देखकर नाना जी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और कहते हैं, तुम चारों में ये ताकत है मुझे शांत करवाने की, चलो मुझे परेशान करके अपनी मम्मी को जाकर परेशान करो। ये सुनकर चारों उनके गोद से उछलकर नीचे उतर जाते हैं और लाइन लगाकर भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हैं। इसके बाद कमरे का दरवाजा खोलकर चारों के चारों जल्दी से अंदर आ जाते हैं और आसपास अपने मम्मी पापा को ढूंढने लगते हैं। उनके मम्मी पापा कहीं पर भी नहीं थे, जिससे चारों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चारों ही गला फाड़कर रोने लगते हैं। वो इतनी बुरी तरीके से रो रहे थे कि नंदिता, जो रिहान के साथ वॉशरूम में बिजी थी, वो जल्दी से रिहान को दूर हटाने की कोशिश करती है, पर रिहान तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा है। वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है, मदहोश हो चुका है। नंदिता भी उसे संभाल नहीं पा रही थी। नंदिता को इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से से रिहान के गाल पर एक मुक्का मार देती है। रिहान उसके हाथ को पकड़कर कहता है, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मुझे क्या, तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लग रहा? ये सुनकर वो गुस्से से कहती है, मेरे बच्चे चिल्ला रहे हैं बाहर, छोड़ो, मुझे जाने दो, तुम्हें जो करना था कर लिया ना? ये सुनकर रिहान उसके कान में कहता है, नहीं, अभी बाकी है, ये तो बस थोड़ा सा ही था, इसमें क्या ही हो जाएगा, पूरा करना है अभी। ये सुनकर नंदिता गुस्से से कह देती है, बिल्कुल नहीं, मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दो। ये बोलकर नंदिता उसे दूर धक्का देती है और फिर जल्दी से एक टॉवल लेकर अपने सीने तक लपेटती है और जल्दी से बाहर आ जाती है। अपने चारों बच्चों को देखने लगती है जो फर्श पर लेटकर रो रहे थे। वो उन चारों को गले लगाकर उठाती है और फिर उन्हें बेड पर बिठा देती है। वे चारों अभी भी रो रहे थे। वो उनके बीच में लेट जाती है और फिर दो बच्चों को अपने करीब करके उन्हें फीडिंग करवाने लगती है। बाकी दोनों अभी भी रो रहे थे। दोनों शांत हो चुके थे। नंदिता चारों बच्चों को एक साथ संभाल रही थी, जो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल बात थी। ऊपर से एक और बच्चा आने वाला था, लेकिन उसे संभालना था। वो दोनों बच्चों को शांत करवाने के बाद बाकी दोनों को भी अपने करीब कर लेती है और उन दोनों को भी शांत करवा देती है। असल में चारों बच्चों को भूख लग गई थी, इतना ज्यादा खेलने कूदने की वजह से। वे चारों काफी छोटे थे। इधर रिहान अपनी शर्ट को पहनते हुए गुस्से से बाहर निकलता है वॉशरूम से और नंदिता को देखने लगता है। उसकी जलती हुई आंखों को देखकर नंदिता गुस्से से कहती है, मुझे तुम पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे रो रहे थे, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। ये सुनकर वो गुस्से से कहता है, और मेरा क्या, मैं तो तुम्हारा पति हूँ, तो तुम्हें मेरी सेवा करना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर नंदिता गुस्से से कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये भी तुम्हारी ही औलाद है, ये चारों के चारों भी तुम्हारे ही औलाद है। ये बोलकर नंदिता सोचने लगती है कि कैसे उसके सुहागरात वाले दिन चालाकी से अपने ही भाई को नशे की दवा देकर दूसरे कमरे में भिजवा दिया था रेहान ने और उसके करीब आ गया था। कभी भी रेहान ने अपने भाई को उसके करीब नहीं आने दिया था। हर वक्त रेहान उस पर नजर रखता था। शायद रेहान पागल था उसके लिए, पर था तो एक प्लेबॉय ही ना, उसे तो नई नई लड़की अपनी बिस्तर पर चाहिए। उसका ये चेहरा और यह राज बस नंदिता को ही पता है, क्योंकि उसे याद है कैसे कैसे रेहान उसके पास आ जाता था और गुस्से से उसे पर चिल्लाता था, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर सकता था नंदिता को अबीर के साथ। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्यों रेहान इतना पागल है नंदिता के लिए? और क्या नंदिता को पूरी तरीके से हासिल करने के बाद भी रेहान प्लेबॉय रहेगा, या फिर वो बदल चुका है? और क्या रेहान को अपने बच्चों से मतलब है? जानने के लिए देखते रहिए एपिसोड 12 आई एम नॉट अ वर्जिन एनीमोर। नंदिता अपने चारों बच्चों को संभालने के बाद कपड़े बदलने चली जाती है। इधर अब तक रेहान ने कपड़े बदल लिए थे। कपड़े बदलने के बाद नंदिता बाहर आती है और फिर अपने चारों बच्चों को एक साथ ही गोद में उठा लेती है। इसे देखकर रेहान जल्दी से उसके पास आकर चारों बच्चों को छीन लेता है और गुस्से से कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो और अभी तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें बच्चों को ऐसे गोद में नहीं उठाना चाहिए।
वो भी एक साथ चारों को। ये सुनकर नंदिता अपने पेट को देखती है, जहां पर उसका छोटा बेटा है। वो कैसे भूल सकती है, पिछली जिंदगी में उसने अपने छोटे बेटे को ही पहले खोया था, जिसे वह नहीं खो सकती। अब वह अपने पेट पर प्यार से हाथ फेरती है और कहती है, हाँ, अब से मैं ध्यान रखूंगी। इधर रेहान अपने बच्चों को देखता है। चारों के मुंह पर ही दूध लगा हुआ है। इसे देखकर ना जाने क्यों रेहान को अपने ही बच्चों से जलन होने लगती है और वह उनके चेहरे के कोने पर लगे दूध को अपनी उंगली से साफ करता है। अपनी उंगली को देखकर तभी नंदिता उसकी उंगली को ही साफ कर कहती है, हर बात में उंगली करना जरूरी नहीं है। बच्चों ने बस फीडिंग किया है, पागल आदमी कहीं के। ये बोलकर वो बाहर चली जाती है। बाहर आकर देखती है कि उसके सामने जेनिफर खड़ी थी। उसके काजल बिखरे हुए थे और उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो हैरान हो जाती है और कहती है, यह क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये सुनकर जेनिफर रोते हुए उसे गले लगा लेती है और कहती है, उसने मेरे साथ जबरदस्ती किया और मुझे ये कार्ड थमा दिया। उसे लगता है कि मैं बाजारू लड़की हूँ। उसने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? कोई मुझसे प्यार नहीं करता तब मुझे गंदी लड़की समझते हैं। ना तो उसने प्यार किया, ना तो इसने तो मेरे साथ जबरदस्ती कर लिया और अब मैं पीरियड नहीं रही। नंदिता उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले जाती है और कमरे का दरवाजा बंद करके उसे बिस्तर पर बिठा देती है। हैरानी से उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? ठीक से बताओ। क्योंकि नंदिता को याद था, उसकी पिछली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्या उसके सटेप बदलने की वजह से सब कुछ बदल रहा है? जो चीज होना चाहिए था, दूसरा ही हो रहा है। जो चीज पहले हो चुका था, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। उसे मौका तो मिल गया दूसरा, पर ये सब चीज पहले जिंदगी में नहीं हुआ था, जो अभी हो रहा है। इसलिए वो काफी ज्यादा हैरान थी। इधर उसकी दोस्त जेनिफर होते हुए कहती है, आई एम नॉट अ वर्जिन एनीमोर। उसने मेरे साथ जबरदस्ती किया, होटल में नशे की हालत में और फिर होश में भी। ये बोलकर वो नंदिता को एक एक बातें बता देती है। नंदिता गुस्से से बाहर आ जाती है और देखती है रेहान बच्चों के साथ खेल रहा था। वो गुस्से से उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है और गुस्से से कहती है, कहाँ है तुम्हारा वो दोस्त पार्टनर कुणाल? बुलाओ उसे। ऐसे तो बहुत शरीफ बनता है और उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरी दोस्त के साथ इतना गलत किया, मैं उसे जान से मार डालूंगा। ये सुनकर रेहान उसे कुछ देर तक देखता है और फिर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। उन दोनों ने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है और तुम मेरे दोस्त पर इल्जाम नहीं लगा सकते। नशे की हालत में हुआ है, मेरे दोस्त ने जबरदस्ती नहीं किया। दोनों ही नशे में थे। दोनों की ही गलती है या तो दोनों की गलती नहीं है। ये सुनकर नंदिता उसके कॉलर को पकड़ लेती है और गुस्से से कहती है, ओह, तो तुम्हें पता है सब कुछ? तब तक तुम्हारी भी गलती है। मुझे तुम्हें जान से मारने का मन कर रहा है और मैं ऐसा कर सकती हूँ। ये सुनकर रेहान उसके बालों को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, तुम कर सकती हो पर तुम नहीं करोगी, क्योंकि इसमें लॉस तुम्हारा ही है। ये सुनकर नंदिता गुस्से से कहती है, नहीं, कुछ भी नहीं होगा मेरा। मैं बस तुम्हें मार डालूंगी क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी जेनिफर के साथ ऐसा हुआ है। ये सुनकर रेहान बुरी तरह जल भून जाता है और गुस्से से उसके गले को पकड़कर कहता है, मेरी जेनिफर, क्या मैं तुम्हारा नहीं हूं? मैं तुम्हारा पति हूं और वह एक लड़की है। क्या तुम्हें लड़कियों में दिलचस्पी है? ये सुनकर वो गुस्से से कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है। वो बस मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो मेरी सबसे खास दोस्त है। मैं उसे परेशान नहीं देख सकती हूँ। तुम अपने दोस्त कुणाल से उससे माफी मांगने को बोलो। ये सुनकर रेहान उसके गाल पर हाथ रखकर उसे ध्यान से देखता है और कहता है, वो माफी नहीं मांगने वाला है। अगले ही पल नंदिता एकदम से उसके पेट पर एक लात मार देती है और उसके कलाई को पकड़कर उसके पीठ से देख देती है और गुस्से से कहती है, अब बताओ, माफी मांगेगा या नहीं मांगेगा? उसकी यह फुर्ती देखकर रेहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह एकदम से मासूम बनते हुए कहता है, अरे अरे जान, गलती हो गई, माफ कर दो। मैं बोल रहा हूं ना, उसे पगलेट को वो माफी मांग लेगा। उसकी बातें सुनकर नंदिता थोड़ी शांत होती है और उसका हाथ छोड़ देती है। तभी रेहान उसे पकड़कर बेड पर लेकर चला जाता है और गुस्से से कहता है, चलो, उससे पहले थोड़ा प्यार मोहब्बत किया जाए। जो अधूरा छूट गया था उसे पूरा किया जाए। नंदिता गुस्से से उसे देखते हुए कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। तभी उसे अपने पेट में बहुत दर्द होता है और नंदिता अपने पेट को पकड़कर नीचे बैठ जाती है। इसे देखकर रेहान घबरा जाता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें? नंदिता अपने पेट पर हाथ रखकर चलते हुए कहती है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनकर रेहान भी बहुत परेशान हो जाता है। अभी तो सब कुछ सही था, अभी क्या हुआ? उसकी बीवी और बच्चे के साथ। आज ही तो उसकी शादी हुई है और शादी के पहले ही दिन ये क्या हो गया है? तो क्या होने वाला है इसके बाद? और क्या हुआ है नंदिता के साथ? क्या हुआ है नंदिता और उसके बच्चों को? और क्यों? जो चीज नंदिता के पिछली जिंदगी में हो चुकी है
वो चीज अभी नहीं हो रहा है। क्या इस वजह से नंदिता को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा? क्या नंदिता अपने बच्चों को संभाल पाएगी? और क्या रेहान अभी प्ले बॉय ही रहेगा, या वो अपने बच्चों के लिए और नंदिता के लिए बदलेगा? जानने के लिए देखते रहिए। एपिसोड 13, नंदिता के साथ जबरदस्ती। नंदिता को अपने पेट में बहुत दर्द हो रहा था, जिससे वो काफी परेशान हो गई थी। रेहान उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है और कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? ये सुनकर वो बहुत शांत हो जाती है एकदम, और गहरी गहरी सांस लेती है और फिर उठकर बैठ जाती है और कहती है, अभी मैं ठीक हूँ। ये सुनकर रेहान चुप हो जाता है और कहता है, तुम अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है और फिर अपने सारे बच्चों को लेकर कहीं गायब ही हो जाता है। इधर नंदिता जो आराम कर रही थी, अब शाम होने को आया था। वो अभी भी काफी ज्यादा वीक महसूस कर रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने काफी देर तक अपने बच्चों को नहीं देखा है। उसे थोड़ा परेशानी होने लगती है कि उसके बच्चे कहाँ चले गए हैं। वो एक माँ थी, और एक माँ के लिए बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो अपने बच्चों को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन बच्चे उसे कहीं पर भी नहीं मिलते। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। एक तो उसे अपने पेट में अभी भी हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है, ऊपर से उसने हॉस्पिटल हर जगह ढूंढ लिया था, पर उसके बच्चे कहीं पर नहीं थे। दूसरी तरफ एक पहाड़ है, जहां पर हर जगह बड़े बड़े लंबे लंबे पाइन ट्रीज थे। इस पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक बड़ा सा कैसल नुमा बंगलो है। वो बंगलो बिल्कुल काले रंग का है, पर फिर भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके आस पास काफी सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। इस बंगलो के अंदर एक ब्लैक एंड गोल्ड सिंहासन पर एक आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर मास्क लगे हुए थे, और उसकी गोद में 4 बच्चे थे, जिनके चेहरे पर भी मास्क लगे हुए थे। वो चारों बहुत प्यारी लग रहे थे, पर खतरनाक भी लग रहे थे, क्योंकि उन चारों बच्चों के हाथ में बड़े बड़े बंदूक और नाइफ थे, और उस आदमी के हाथ में भी एक हंटर था। दूसरी तरफ नंदिता परेशान होकर अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने के लिए होती है। कोई उसका हाथ थाम लेता है और उसे पकड़ लेता है। वह हैरानी से देखने लगती है कि किसने उसे पकड़ा था। यह अबीर था। अबीर को इतने दिनों बाद देखकर वह हैरान हो जाती है और उसे दूर धक्का देती है। ये देखकर अबीर उसके पास आकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। ये सुनकर अबीर उसके गाल पर हाथ रखता है और कहता है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दो। ये सुनकर नंदिता उसे देखती है और सोचती है कि इन दोनों बाप बेटे के साथ गलत हो रहा है, इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। पर उसकी पिछली जिंदगी में इसी ने तो उसे धोखा दिया था, वह भी उसके ही बहन के साथ मिलकर। वो कैसे भूल सकती है? वो इसके साथ बिल्कुल नहीं जा सकती है। वो इससे मदद भी नहीं ले सकती है। और वो इतनी बड़ी माफिया क्वीन है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये सोचकर वो गुस्से से उसे धक्का देकर कहती है, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ये सुनकर अबीर गुस्से से मन ही मन बोलता है, आज तो मैं इसके साथ वो सब कुछ करके ही रहूंगा। ये लड़की खुद को क्या समझती है, जो चाहेगी करेगी और मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये बोलकर वो अपनी जेब से एक छोटा सा सुई निकालता है और फिर एकदम से उसकी पीठ पर गड़ा देता है। नंदिता उसके सीने पर गिर जाती है, क्योंकि उसका सिर घूम गया था। उसे ऐसा करते देखकर अबीर मुस्कुराता है और फिर नंदिता को अपनी बाहों में उठाकर गाड़ी में बिठा देता है और उसे लेकर अपने घर चला जाता है। पर कोई आदमी था जो उसे ले जाते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद अबीर घर पहुंचकर नंदिता को लेकर जल्दी से अपने बेडरूम पर चला जाता है और उसे बिस्तर पर फेंककर खुद उसके ऊपर आ जाता है। फिर वो उसके कपड़ों को उतारकर फेंक देता है और उसके बदन को देखने लगता है। उसका पेट काफी भरा था, पर वो अभी भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो बस उसकी खूबसूरती को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो नंदिता को नहीं, बल्कि किसी जन्नत के नज़ारे को देख रहा है, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। नंदिता भले ही होश में नहीं थी, पर उसे पता है कि उसके साथ गलत होने वाला है। वो एक और बार मुश्किल में फंस चुकी है। इस बार नहीं, पर यह चीज उसकी पिछली जिंदगी में भी हुआ था। उस वक्त रेहान ने आकर उसे बचाया था। ना जाने वो कहाँ चला गया था और वो अकेला ही था। पर इस बार थोड़ा अलग है, पर हो वही चीज रहा है। ये सब सोचकर वो अपने पेट पर हाथ रखती है और अपने मन में सोचने लगती है कि अगर यह हो रहा है, तो इसका मतलब उसका बच्चा अंदर ही अंदर मर रहा है। क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में इसी अबीर ने उसे कुछ ऐसा इंजेक्शन दिया था, जिस वजह से उसका बच्चा पेट के अंदर ही जम रहा था और वह मर जाता, पर उसने बहुत मुश्किलों से अपने बच्चों को बचाया था। ये सब सोचकर वो छटपटाने लगती है और अबीर को खुद से दूर करने लगती है। पर अबीर गुस्से से उसके जबड़े को पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरे साथ नहीं किसी और के साथ सोना है। मेरे भाई के साथ सोकर बच्चा कर लिया है, और अब मेरे साथ सोने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या होने वाला है इसके बाद? क्या करने वाली है नंदिता खुद को बचाने के लिए? क्या अबीर जो चाहता है कर लेगा नंदिता के साथ, या नंदिता को बचाने के लिए आ जाएगा रेहान?
क्या होगा जब रेहान को पता चलेगा कि उसका बड़ा भाई उसकी बीवी के साथ ऐसा कर रहा है? जानने के लिए देखते रहिए। एपिसोड 14। तुम तो उसे छू रहे हो, तो सोचो तुम्हारे साथ मैं क्या क्या करूंगा। रात का वक्त था। नंदिता अपने ऊपर से उसे हटाने की कोशिश कर रही थी, पर यह उसके लिए जैसे काफी मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि वो इंसान उसके ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अबीर उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए अपनी गहरी आवाज में कहता है, तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे साथ ये कब से करना चाहता था। फाइनली आज मैं कर लूंगा। आज मुझे मौका मिल चुका है। आज मैं करके ही रहूंगा। आज कोई नहीं रोक सकता मुझे। मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। मैं कब से तुम्हें अपना बनाना चाहता था, और अब मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। ये कहते हुए अबीर नंदिता के सारे कपड़े उतारकर नीचे फेंक देता है और उसके खूबसूरत बदन को देखकर उसके पेट की ओर घूरते हुए गुस्से में कहता है, इस बार भी किसी और का बच्चा है ये। तुम्हें पता है, तुम्हें मैं अपना लेता अगर वे चारों के चारों मेरे बच्चे होते। तुम पूरी तरह से मेरी होती, किसी और के साथ सोई हुई नहीं होती। लेकिन तुम तो न जाने किस किस के साथ सो चुकी हो। मुझे तुम जैसी लड़कियों से घिन होती है, फिर भी मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो उसके और करीब आ जाता है, फिर उसके गाल पर हाथ रखकर उसके होठों को धीरे धीरे अपने होठों में भर लेता है और चूमने लगता है। इधर नंदिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। यह नहीं होना चाहिए था। ये सोचते हुए नंदिता अपना पूरा जोर लगाकर उसे अपने ऊपर से धक्का देती है, पर वो फिर से नंदिता को पकड़ लेता है और गुस्से में उसके गाल पर थप्पड़ मारकर कहता है, पागल बदचलन लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मना करने की। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे मना कर सको। चुपचाप मुझे बर्दाश्त करो। बहुत मुश्किलों से तुम मेरे हाथ में आए हो, और मैं तुम्हें जान देने वाला नहीं हूं। ये बोलते हुए वो उसके होठों और पूरे चेहरे को पागलों की तरह चूमने लगता है। दूसरी तरफ गाड़ी रुकती है और रेहान चारों बच्चों को लेकर गाड़ी से उतरता है। उन पांचों ने एक जैसे काले कपड़े पहने हुए थे और साथ में ही बेहद अट्रैक्टिव लग रहे थे। चारों बच्चे रेहान के पैरों से लिपट जाते हैं और रेहान उन्हें गोद में उठा लेता है। फिर बच्चों को घर में छोड़कर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ नंदिता अभी भी कोशिश कर रही है कि यह आदमी उसे छोड़ दे, पर वो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अब नंदिता ने उम्मीद खो दी थी कि वो खुद को बचा पाएगी। तभी अचानक बहुत जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है और वे दोनों सामने देखते हैं। सामने रेहान गुस्से में खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। ये देखकर अबीर गुस्से में कहता है, छोटे चले जा यहाँ से। वैसे भी यह तेरी भाभी है। तेरी भाभी और मेरी आपस की बात है। यहाँ से जा। ये सुनकर रेहान दरवाजा बंद कर देता है और गुस्से में कहता है, वो मेरी भाभी नहीं है, वो मेरी बीवी है, और मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरी बीवी को ऐसे छुए या उसे आंख उठाकर देखे। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे जान से मार डालूंगा, और तुम तो उसे छू रहे हो, तो सोचो तुम्हारे साथ मैं क्या क्या करूंगा। ये सुनकर अबीर हंसते हुए कहता है, देख भाई, यहां से चला जा। परेशान मत कर। मैं जो कर रहा हूं करने दे। तू मुझे बहुत परेशान कर रहा है और मुझे गुस्सा दिला रहा है। गुस्सा मत दिला मुझे। अगले ही पल रेहान अबीर को पकड़ लेता है, उसके कॉलर से खींचकर उसकी गर्दन पर एक मुक्का मारता है। इससे अबीर बौखला जाता है और वह भी रेहान के गाल पर मुक्का मारता है। उधर नंदिता मौका पाकर अपनी धुंधली आंखों से चारों ओर देखती है। तभी उसे नीचे पड़ा हुआ कोट दिखता है, जो अबीर का ही था। वो उसे उठाने लगती है, तो अचानक उसे कोई अपने ऊपर धक देता है। वो देखती है कि यह रेहान का कोट है। वो उसे पहन लेती है और खुद को धक लेती है। उधर रेहान गुस्से में अबीर को मारते हुए उसे खिड़की के पास ले जाता है और उसे वहां से ऐसे फेंकता है कि खिड़की टूट जाती है और अबीर सीधे नीचे जाकर गिरता है। ये सब देखकर नंदिता का सिर घूम जाता है और वह बेहोश हो जाती है। इसे देखकर रेहान भागते हुए उसके पास आता है, उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे लेकर बाहर निकल जाता है। नंदिता की हालत कुछ ठीक नहीं है। घर में चारों बच्चे रो रहे थे अपनी माँ को देखने के लिए, क्योंकि वो काफी छोटे थे। उन्हें भी यह महसूस हो रहा था कि उनकी माँ की जरूरत है। हॉस्पिटल में नंदिता को एडमिट कर दिया गया है और उसका इलाज चल रहा है। रेहान बाहर खड़ा था, किसी गहरे गम में डूबा हुआ। तभी डॉक्टर बाहर आता है और रेहान को देखकर थोड़ी घबराहट में कहता है, असल में इनको कुछ ऐसा जहरीला इंजेक्शन दिया जा रहा था जिससे बच्चा अंदर ही अंदर ठंडा पड़ रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो बच्चा मर जाएगा और माँ भी। ये सुनकर रेहान गुस्से में डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, अगर मेरी बीवी और बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा हॉस्पिटल बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी पीछे से एक आदमी कहता है, पर सर, ये हॉस्पिटल आपका ही तो है। ये सुनकर रेहान पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है। यह उसका मैनेजर था। वो गुस्से से कहता है, जल्दी से मेरी बीवी को ठीक करने को बोलो। मेरे बच्चे और बीवी को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं सबको जान से मार डालूंगा। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर डरते हुए अपने काम में लग जाते हैं। तो क्या होने वाला है नंदिता के साथ?
क्या इस बार भी नंदिता अपने बच्चों के साथ मर जाएगी? क्या नंदिता अपना बदला नहीं ले पाएगी? क्या रेहान नंदिता को बचा पाएगा? और आखिर रेहान अपने चारों बच्चों को लेकर कहाँ गया था? क्या कनेक्शन है रेहान और नंदिता का? रेहान क्या छुपा रहा है नंदिता से? जानने के लिए देखते रहिए एपिसोड 15 मेरे कपड़े कहाँ गए। रात का वक्त, हॉस्पिटल सन्नाटा और गहरी शांति फैली हुई थी। रेहान बेहोश बेड पर पड़ी नंदिता को देख रहा था। उसके साथ चारों बच्चे भी थे और चारों ही रो रहे थे। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर नंदिता धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देती है। आंखें खोलने पर सामने अपने छोटे छोटे बच्चों को देखकर उसे अच्छा महसूस होता है, पर उसे पेट में दर्द हो रहा था। वह अपने पेट पर हाथ रखती है और मन में सोचती है, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? और मेरे साथ क्या हुआ था? क्या फिर से वही सब कुछ हुआ? अगर ऐसा है तो मेरा बच्चा ठीक तो है? ये सब मन में सोचते हुए वो रेहान की ओर देखती है और रेहान उसे शांत रहने का इशारा करता है। क्योंकि सामने बच्चे थे, वो शांत रहने की कोशिश करती है और चारों बच्चों को अपने करीब बुलाती है। चारों बच्चे उसके पास जाकर उससे लिपट जाते हैं। वो उनके सिर को चूमती है और उन्हें अपने बाहों में भरकर कहती है, घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। तुम लोगों को भूख लगी है? ये सुनकर चारों बच्चे एक साथ रेहान की ओर देखते हैं। दरअसल रेहान ने उन चारों को फीडिंग से मना किया था, पर चारों ही फीडिंग करना चाहते थे। कैसे खुद को रोक सकते थे? रेहान की बातों को नजरअंदाज करते हुए वे जल्दी से नंदिता के पास आकर फीडिंग के लिए आपस में लड़ने लगते हैं कि कौन पहले फीडिंग करेगा। उन्हें लड़ता देख नंदिता दो बच्चों को अपने पास खींच लेती है और बाकी दोनों को गुस्से से देखती है। चुप रहो तुम दोनों, चुपचाप बैठो। वो दोनों गुस्से में चुपचाप बैठ जाते हैं। फिर नंदिता उन दो बच्चों को फीडिंग करवाती है और बाद में दोनों को अलग करके बाकी दो बच्चों को अपने पास बुलाती है। प्यार से कहती है, अच्छा सॉरी, तुम्हारे छोटे भाइयों को ज्यादा भूख लगी थी, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर दोनों बच्चे उसे गले लगा लेते हैं और वो उन्हें भी फीडिंग करवाती है। फीडिंग के बाद चारों बच्चों को कसकर गले लगाकर कहती है, अब आप लोग सो जाओ। ये कहकर वो रेहान की ओर देखती है और कहती है, इन चारों को सुला दो। ये सुनकर रेहान एक ही झटके में चारों बच्चों को अपनी गोद में उठा लेता है। चारों बच्चे इतने छोटे थे कि उसकी एक ही बाहों में फिट हो गए। असल में बच्चे छोटे थे, पर रेहान काफी लंबा और मस्कुला था। कुछ देर बाद रेहान चारों को सुलाकर वापस आता है और नंदिता के पास बैठता है। उसके गाल पर हाथ रखकर पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? कैसा महसूस हो रहा है? और फिक्र मत करो, हमारा बच्चा एकदम ठीक है। ये सुनकर नंदिता अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, शुक्र है मेरा बच्चा ठीक है, वरना मैं तो मर ही जाती। इतना कहते ही रेहान उसके होठों पर उंगली रख देता है, फिर उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने करीब कर लेता है। उसकी गहरी सांसें नंदिता के चेहरे पर महसूस होती है। अपनी गहरी आवाज में वह कहता है, वो जिंदगी ही नहीं जो मैं तेरे बिना जी पाऊं। मुझे तेरे साथ जीना है। अगर तू नहीं है तो ये जिंदगी भी नहीं। तेरे लिए मैं इस दुनिया की हर वो चीज बदल दूंगा जो हमारे बीच आएगी। सब कुछ खत्म कर दूंगा जो हमें अलग करने की कोशिश करेगा। अगले ही पल नंदिता उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारकर उसे दूर धकेल देती है और दांत पीसकर कहती है, ये ड्रामेबाजी और नौटंकी किसी और को जाकर दिखाओ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये सुनकर रेहान अपने गाल को सहलाते हुए मुस्कुराता है और कहता है, अब इतना गुस्सा भी क्या करना, मैं तो बस प्यार से कह रहा था। क्या तुम्हें मेरा प्यार समझ नहीं आता? और कौन सा गलत कर रहा हूं? फिर भी तुम मेरी कद्र नहीं करती? ये सुनकर नंदिता गुस्से से कहती है, प्यार की कदर तब की जाती है जब कोई एक ही इंसान से प्यार करे और प्यार के लायक हो, जो कि तुम हो ही नहीं। भूलो मत, तुम एक प्लेबॉय हो। तुम अपनी आदत से कभी खुद को निकाल नहीं पाओगे। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जुनून हूँ, प्यार नहीं। रेहान गुस्से में उसके गाल को कसकर पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें साबित कर सकता हूँ कि तुम मेरे लिए सिर्फ जुनून नहीं, प्यार भी हो। मुझे प्रूफ चाहिए। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नंदिता गुस्से में कहती है, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा बेकार का प्रूफ। अपने प्यार को अपने पास रखो। मुझे किसी चीज को जानने या देखने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए सिर्फ मेरे बच्चे ही इंपॉर्टेंट है, तुम नहीं। इसलिए ये अपने दिमाग से निकाल दो कि कभी मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस देने वाली हूँ। ये कहकर नंदिता अपना चेहरा घुमा लेती है और अपने मन में बुदबुदाती है, जानती हूँ तुम कितने बड़े वाले प्लेबॉय हो। रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद भागते हुए मेरे पास आओगी, मुझे गले लगाओगी और कहोगी कि तुम्हें मुझसे प्यार है। ये कहकर नंदिता उठने की कोशिश करती है, लेकिन खुद की हालत देखकर फिर से बेड पर लेट जाती है और कहती है, मेरे कपड़े कहाँ गए? ये सुनकर रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, कपड़ों की भला क्या जरूरत है? मेरे सामने ऐसे ही रहो। तुम बिना कपड़ों के और भी खूबसूरत लगती हो। तो अब आगे क्या होगा? क्या रेहान अपने प्यार को साबित कर पाएगा? क्या नंदिता रेहान के प्यार पर विश्वास करेगी? क्या रेहान का प्यार सचमुच सच्चा है या वो सिर्फ नंदिता के साथ अपने जुनून को पूरा करना चाहता है? जानने के लिए देखते रहिए